गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टूल्स। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 को होने वाला है। उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी और आपके लिए मैं कुछ रिवीजन के उद्देश्य से कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स लाया हूँ जिन्हें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैंने इनका एक लिस्ट बनाई है, जो स्टेटमेंट हैं या कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला कथन है कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा है। ये गेट्स एंड अदर्स ने कहा है कि जो लर्निंग है वो हमारे जो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है, हमारे जो एक्सपीरियंस है और हमारी ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉरगेटिंग इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड ऑफ मेमोरी दैट इज़ अनप्लेजेंट। ये कथन है सिगमंड फ्रॉइड का। इसका मतलब है कि जो फॉरगेटिंग है, जो भूलना है, वो हमारी प्रवृत्ति होती है जिससे कि हम जो अनप्लेजेंट जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। ठीक है। उन्हें हटाने के लिए ये फॉरगेटिंग होती है, जो ये सिगमंड फ्रॉइड का कथन था। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। जो विकास है उसके जो विकास है उसका परिमाण होता है कि हमें नई जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नई जो हैं क्षमताएं आ जाती हैं। तो ये कथन है हॉलॉक का। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। जो सृजनात्मकता है वो एक मानसिक प्रवृत्ति है को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नया परिणाम। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएं जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें ये अगर पूछे जाएं तो आप इसे आसानी से कर पाएँ। So next statement is attention is the concentration of consciousness upon one object rather than another। तो इसका मतलब है, ये डुमवेल ने कहा था कि जो अटेंशन होती है वो कंसंट्रेशन होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होता है वो एक ऑब्जेक्ट पर बजाय कि कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। तो उन्होंने अपने जो अटेंशन को माना था कि जो वो एक कंसंट्रेशन है हमारी कॉन्शियसनेस का, कि एक कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी अटेंशन में पार्ट प्ले कर रही है। तो ये कथन था डुमवेल का। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। तो जो भी कथन है, जो भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो या DWL ने दिए हैं या अचीसन ने दिए हैं या बुश ने दिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग आप समझ लीजिए कि एक ट्रेनिंग होती है टीचिंग की। जैसे कि कोई टीचर बनने वाला है तो वो ट्रेनिंग करता है, तो ये वो क्या करता है कि एक कैमरा होता है और उसके सामने जो है पढ़ाने की एक तरीके से नकल करता है। ठीक है। छोटे छोटे टाइम में, मतलब उसे 6 मिनट दे दिए जाते हैं और वो इमिटेट करता है, मतलब नकल करने की कोशिश करता है जैसे कि वो पढ़ा रहा हो। वहाँ पर उसके सुपरवाइज़र भी बैठे होते हैं जो उसे जज करते हैं और उसे फीडबैक देते हैं। ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है ये DWL ने दिया था और इससे और भी रिलेटेड हैं, एचिसन है, बुश है, ये सब भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जो अधिगम है वो इंक्लूड करता है एक्विजिशन और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है धारण करना या रखना। ठीक है। ये स्किनर का कथन है। स्किनर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि स्किनर ने लैंग्वेज पर भी अपने एक उसका मत है कि जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो इमिटेशन या नकल के थ्रू सीखी जाती है। और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू किसी को सिखाया जा सकता है। और इसकी जो थियोरी है स्किनर की, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस थियोरी। ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी? तो आएगा स्किनर। इसने कहा था ना, मतलब इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था स्किनर ने कबूतर पे, कि पहले कबूतर अगर कोई एक्ट करके दिखाता है तो फिर उसके बाद रिवॉर्ड
उसे दिया जाता था। तो इसके थ्रू इन्होंने जो कबूतर था उसे ट्रेन कर दिया था एक काम को करने के लिए, ठीक है। तो इन स्किनर का कथन था कि स्किनर का एक और कथन है कि जो फ्री विल है वो एक इल्यूजन है। स्किनर मानते थे कि रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू किसी का भी बिहेवियर को किसी भी एंगल से जो है चेंज कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एडोलेसेंट इज द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जो किशोर अवस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। ये एक अगेन बहुत इम्पोर्टेंट कथन है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। इसे कहा था स्टैनली हॉल ने। एडोलसेंस से रिलेटेड कुछ अलग भी चीज़ें हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि फ्रॉइड और एरिक्सन की थ्योरी है जिसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं जो पिछले जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम उसमें भी आई थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नोट्स में। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है गार्डन को। The next question is concept of educational quotient for backward children. Again, it's a very important question. तो ये दिया था साइरिल बर्ड्स ने। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बंड्यूरा। और सोशल लर्निंग थ्योरी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वो समाज में समाज से सीखता है। एक तरीके से समाज उसे सिखाता है, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये वाइगॉस्की ने भी बताया था कि समाज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एल्बर्ट बंड्यूरा ने भी बताया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जो पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन था ग्लैंड्स के बेस में वो किसने किया था? वो क्रिस्चियमन ने करा था। क्रिस्चियमन ने जो पर्सनैलिटी है उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक पार्ट था उसका एस्थेनिक, एंड जो बहुत दुबले लोग होते हैं उन्हें एस्थेनिक कहा था। और पिकनिक होते हैं वो जो फैट बच्चे होते हैं या फैट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उन्होंने उसे पिकनिक कहा था। और जो नेक्स्ट थे जो ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं उन्होंने उसे एथलेटिक कहा था। इसके अलावा उन्होंने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया था जिन लोगों की कुछ शेप डिसफॉर्म होती है या फिर एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती, बिगड़ी भी होती है। इफ़ आई वांट टू से इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, तो देन उन्हें क्रिस्चियमन ने डिस्प्लास्टिक में कैटेगराइज करा था, ठीक है। अब नेक्स्ट इज जो इंस्टिंक्ट का क्लासिफिकेशन था वो मैकडुलर ने करा था। उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट जो थे वो बताए थे, ठीक है। ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है। अब आते हैं व्हाट आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। तो ये लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे आप बिल्कुल गाढ़ बांध लीजिए, बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जाएँ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग हैं उनमें इंक्लूड होते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। ये आप सरसरी नज़र से देख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये 3 लॉज जो है प्राइमरी लॉज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी लॉज का इतना कुछ वो नहीं है, मतलब इनका कुछ फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की भी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में कैट पर एक्सपेरिमेंट करा था और उसमें इनकी थ्योरी को हम SR थ्योरी कहते हैं जिसका मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने बेसिकली क्या करा था, एक वो जो कैट थी उसे पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने फिश रख दी थी। वो एक ख़ास तरीके का पिंजरा था जिसमें कि एक बटन भी था, अगर वो लीवर समझ लीजिए, अगर बिल्ली उस बटन को दबाती है तो वो पिंजरा खुल जाता था और उससे जो स्टिमुलस है, जो फिश है, जो खाना है उसके लिए रखा है
वो वहाँ तक पहुँचा देती। तो शुरुआत में तो बिल्ली को नहीं, मतलब बहुत उसने बहुत सारे एक्ट किए, मतलब इधर उधर वो भटकी वो, और फिर जाकर उसे दबा दिया। तो बहुत देर बाद दबाया, तो उसके बाद वो पिंजरा खुला और उसने अपना स्टिमुलस जो था वो खा लिया। तो शुरुआत में तो उसे बिल्ली को टाइम लगा, तो ट्रायल एरर से वो एक रिज़ल्ट पर पहुंची गई कि इस बटन से पिंजरा खुल जाता है। और एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को जब पिंजरे में डाला गया तो उसने डायरेक्टली वो बटन दबाया और खाना खा लिया। तो इससे जो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी जो थी थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये जो है, जो क्रिएटिविटी है जो बच्चे में किस तरीके से डेवलप होती है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो किस तरीके से जो क्रिएटिविटी है उसका पोर्ट्रे करते हैं, तो उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन, सेकंड इज़ इंक्यूबेशन, थर्ड इज़ इंसाइट, एंड फोर्थ इज इवेल्यूशन इलेबोरेशन। तो पहले तो प्रिपरेशन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आइडिया को कोई भी आइडिया होता है उसे उसके बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो इकट्ठा होती हैं, तो इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर एकदम जो होता है उनके दिमाग में कुछ चीज़ क्लिक करती है जिसे इंसाइट कहते हैं। इंसाइट स्टेज में कुछ जैसे कि वो पेंटिंग बना रहे हैं, कुछ उन्हें कुछ एक यूनिक सा आइडिया आ गया, तो उसे ही कहेंगे हम इंसाइट स्टेज। ठीक है, तो और उसके बाद इवेल्यूशन इलेबोरेशन, ये उसके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके अलावा जो क्रिएटिव प्रोसेस हैं उसमें ये प्रिपरेशन इंक्यूबेशन तो कॉमन रहते हैं, तो कहीं कहीं इसे थर्ड स्टेप को इल्यूमिनेशन और फोर्थ स्टेप को वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो आप इन्हें दोनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट इज भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअली भाटिया ने इंटेलिजेंस पर वर्क किया था और इन्होंने कहा था जो इंटेलिजेंस है, एक्चुअली इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, और इस टेस्ट में इन्होंने 5 जो टेस्ट बनाए थे जो इंटेलिजेंस को इंडिया में टेस्ट करने के लिए उन्होंने इसी उद्देश्य बनाए थे कि जो इंडियन कंटेक्स्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट हो सके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे इन्हें आप याद कर लीजिएगा। कोह ब्लॉक टेस्ट था, डिज़ाइन था, और उसके अलावा अलेक्जेंडर पास्टिलॉन्ग, थर्ड था पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, और फोर्थ था इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। तो आप समझ लीजिए कि ये इमीडिएट मेमोरी टेस्ट या पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट या पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, ये सब इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं जो भाटिया ने कंसिडर किए थे कि इंटेलिजेंस टेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डोलाइट, एलिसन, एचिसन और बुश जो हैं वो सब रिलेटेड है माइक्रो टीचिंग से। अब आते हैं जेस्टाल्टवाद। तो जेस्टाल्टवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, ये वो कहे जाते हैं वर्दीमार, और उन्हीं के जो कलीग थे कोहलर और क्या कहते हैं जो कॉफका थे, वो उन्हीं के जो कलीग थे, उन्होंने इस पर बहुत वर्क किया था। ठीक है, अब कोहलर की आप इनसाइट थ्योरी है। जेस्टाल्टवाद का मतलब है कि एक तरीके से कोई एक चीज जो सारा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक कंप्लीट वे में देखना और उसका सॉल्यूशन का आपको एकदम आइडिया आना। मतलब कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपने ऐसा भी हुआ होगा कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप बाथरूम में उसे आप सोच भी नहीं रहे होते, आपको तुरंत क्लिक कर जाता है फिर भी कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो इसे ही कहते हैं इंसाइट, जो अब मैं आपको क्रिएटिविटी में भी बता रहा था। और यही एक जेस्टाल्टवादी प्रिंसिपल भी है। जेस्टाल्टवादी जो साइकोलॉजी है वो इंसाइट से ही रिलेटेड है। एक्चुअली जो कोहलर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। कोहलर के बारे में कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने एक्सपेरिमेंट को लेके कि ये कुछ जानवर जो थे अपने जो रूम में ले आए थे, जिससे इनका जो मकान मालिक था उसने उसे निकाल दिया था। ठीक है, तो जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी पर एक एक्सपेरिमेंट करा था और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इन्होंने क्या किया था, एक को जो
जो चिंपैंजी था, सुल्तान था, उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और एक प्लैंक डाल दिया और ऊपर लटका दिए केले, ठीक है। तो चिंपैंजी जो था पहले तो अगर चिंपैंजी को केलों तक पहुंचना था तो उसे एक प्लैंक रखना था जो उस पिंजरे में था, और उसके बाद वो केलों पर पहुंच जाते, ठीक है। तो चिंपैंजी ने पहले तो सोचा और सिचुएशन को एनालाइज किया, उसके बाद उसमें ये सूझ जो इंसाइट है वो आ गई कि अगर मैं प्लैंक को रखूं और उसके ऊपर चढ़ूं, उसके बाद मैं केलों तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो उसने यही किया और इसके बाद जो कोरक थे उन्होंने टास्क और डिफ़िकल्ट कर दिया और केलों को और ऊपर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 2 प्लांक रख दिए, तो चिंपैंजी जो था, जो सुल्तान था, उसने कुछ देर के बाद एनालाइज करके सिचुएशन दोनों प्लांकों को एक साथ रख दिया और उसके ऊपर चढ़ के केले ले लिए, ठीक है। तो यही एक इनसाइड प्रिंसिपल था, यही एक एनिमल इंटेलिजेंस की एक प्रूफ भी था जो कॉलर ने किया था इनसाइड थ्योरी के बेस पर, ठीक है। तो अब आते हैं हम कुछ बुक्स के नाम जो हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिखी थी वो स्किनर ने लिखी थी। अच्छा, बुक्स तो अभी इसमें यही है, ठीक है। अब जो गोल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल था वो हल ने दिया था। ये जो नोट्स हैं वो एक्चुअली मैंने बहुत पॉइंटेड वे में बनाए हैं, तो ये ऑर्गेनाइज तो नहीं है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, ठीक है। जो SOR थ्योरी है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स की थ्योरी है, वो किसने दी थी? इट्स अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ये दी थी रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने। ये तो एक बायोलॉजी से रिलेटेड है, डेवलपमेंटल सीक्वेंस। और द लास्ट थिंग इज कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एल्बर्ट बंड्यूरा ने। मैंने आपको एल्बर्ट बंड्यूरा के बारे में बताया कि इन्होंने जो सोशल लर्निंग है वो उसके बारे में भी कहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।